अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जैसा कि कल ज़िक्र किया था, कुछ बात करनी है कि जो आप उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, बल्कि सिर्फ बैठ नहीं जाते बल्कि उन जाली और झूठी उम्मीदों के मुताबिक अपनी पॉलिसी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और बड़ी संजीदगी से कैबिनेट मीटिंग्स हो रही होती हैं ऐसी जाली और झूठी उम्मीदों के ऊपर, और फिर उनके जो तफसील हैं वो मीडिया रोज़ाना की बुनियाद पर पब्लिक के कानों में उंडेल रहा होता है, और उस पे ईमान लाने वाले भी मौजूद हैं उसी वक्त कि बस अब ये कह दिया है तो ये हो जाएगा। फिर 1.5-2 साल के बाद आप कहते हैं वो तो नहीं हुआ, वो इन्होंने तो कुछ भी साबित नहीं किया, ये रिज़ल्ट निकला है। तो वो असल में जो है ना, आपके जो उम्मीदें दिलाने वाले और उन झूठी उम्मीदों पर फौरी तौर पर ईमान ले आने वाले, वो दोनों एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों को उस में से बाहर निकलना पड़ेगा, तब कोई हकीकी और सचमुच की गुफ्तगू भी मुमकिन है आपसे, और तब वो प्लानिंग आपसे तवक्को की जा सकती है जिस पे कुछ साल लगते हैं, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाता है। बात यह है कि दाखिली इस्तेहकाम के बगैर आप के लिए ख़ारजा पॉलिसी तो क्या, ख़ारजा वक़ार ही मुमकिन नहीं है कि आपको एक बाइज़्ज़त और बावक़ार तरीके से परसीव किया जा सके, या आपको समझा जाए, या आपको उस तरह सुना जाए। तो जब तक आप अपनी दाखिली पॉलिसियाँ इंसान दोस्त बुनियादों पर उस्तवार नहीं करेंगे, उस वक़्त तक भूल जाएं कि आप ख़ारजा पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना तो क्या आप दूर की बात है, उसको माकूल बुनियादों पर बना भी सकें। लोगों को आपकी, जब वज़ीर ख़ारजा का ही ज़िक्र करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़े ही क्या कहते हैं, वसूख से बेवसूख और बेबुनियाद बातें करते चले जाते हैं। किसी ज़माने में पिछली हुकूमतों में सिर्फ ये वज़ीर इत्तलाआत पर ज़िम्मेदारी होती थी कि वो सच झूठ जो भी उसको कहा जाए उसको बिल्कुल सच बना के पेश कर दे। अब गालबन उसमें ये हमारी वज़ारत ख़ारजा भी शामिल हो गई है, या उनको भी अब वही करना पड़ रहा है। हालांकि वो ख़ुद भी अगर गौर से कहीं बैठ के थोड़ी ब्रीफिंग को आपस में ही डिस्कस कर लें तो कुछ चीज़ें तो इंटरनेशनली प्रेजेंटेबल ही नहीं होती। क्यों कर रहे हैं उनको प्रेजेंट? यानी आपका जो सारे का सारा विजन है वो सिर्फ ये बताता है कि आपने एक चीज़ जो है वो मीडिया पे सर्कुलेट करवा दी, तो उसके बाद आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वही उस पर फैसला करेंगे और वही दाद दे दें तो बस आपकी बात ठीक है। वो भी चाहे सारे ना दें, उनमें से कुछ आपके साथ और बूम मचा के कह दें, उलटबाजी करके वाह जी वाह आपने अब बड़ी बात कर दी है, नक्शा बना दिया आपने। बाकी सारे कह रहे हैं एक ही कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं। लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस की, उसमें नशे में चल रहे हैं। आप अगर इस वक्त हकीकत पसंदी पे उतर आएँ तो ये सारा माल चौपट हो जाता है आपके सामने। दूसरा जो कल मेन बात की जा रही थी कि दीगर ममालिक से माली इमदाद लेते चले जाने से आप ज़ीरो पर भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आप उस वक्त माइनस में होते हैं। जो मुल्क अपनी रोज़मर्रा के इस्तेहकाम और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए डिपेंड ही गैर मुल्की माली सपोर्ट पे कर रहे हों, वो कैसे, वो तो माइनस में जा रहे हैं। ख़ारजा पॉलिसियाँ बनाने वाली जो कौमें और मुल्क होते हैं वो किसी न किसी हद तक प्लस में होते हैं और ज़ीरो पे वो नहीं होते। लेकिन चूँकि वो एक आप टिक करते जाते हैं ना कि एक मुल्क होता है, मुल्क की एक ख़ारजा पॉलिसी होती है, उसका एक फॉरेन मिनिस्टर होता है, उसका एक वज़ीर दाखिला होता है, वो जो कुछ दुनिया में होता है वो सारा कुछ आपने भी बनाना है। उसके नीचे पेडेस्टल कोई ना हो, टाइटल से क्या बनेगा? आप अपने पेडेस्टल मजबूत करने की तरफ वापस आएँ, टाइटल हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पेडेस्टल मौजूद है,
तो एक बंदा सिर्फ ये बताता रहे कि ये करना है और ये नहीं करना, तो तब भी काम चल जाते हैं। पेडेस्टल हैं कोई नहीं, नीचे सिस्टम उस तरह से बने हुए नहीं हैं। अब बार बार नाम आ जाता है जी कि वो फ़लाँ ने ये बात यह है कि दुनिया की जो हुकूमतें और दुनिया की जो कौमें हैं आपके इर्द गिर्द, जैसे मैं अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ कि पाकिस्तान ना तो किसी जजीरे पे है, ना ही किसी बोतल में आबाद है। वो एक दुनिया का हर तरफ से कनेक्टेड, राब्ते वास्ते रखने वाला और मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर वास्ते रखने वाला, मुख्तलिफ़ हवालों से इंटरेक्ट करने और करवाने वाला मुल्क है पूरा, जहाँ पे इंसान रहते हैं, जिन इंसानों की जगह जगह तालीमी, तदरीसी, मुआशी, इक़्तिसादी, अपना सकाफ़ती, खेलों के हवाले से, शोबिज़ के हवाले से, मीडिया के हवाले से, कई हवालों से ताल्लुकात हैं। वहाँ चीज़ों इन्फॉर्मेशन आ भी रही है, जा भी रही है, पता नहीं क्या आप समझ क्या रहे हैं लोगों को। तो जो दुनिया और उसकी जो बाकी हुकूमतें हैं वो ना तो इतनी सादा हैं, ना ही वो दरवेश मनश हैं कि वो बड़े दरवेश सिफ्त किस्म के लोग हैं, चाहे वो सऊदीया के हों, चाहे वो UAE के हों, या वो चाइना हो, या वट एवर जो भी नाम ले लें। चंद दिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ुबान पे मलेशिया का बहुत नाम चढ़ा रहा, महातीर मोहम्मद का। तो जब पता चला कि आपने जब किसी लेवल पे, जिनकी आप मिसालें कोट करते हैं, जिनके आप हवाले दे के कहते हैं हम ये बना देंगे वो बना देंगे, उस जैसा फिर कैरेक्टर दिखाना पड़ता है, उस तरह से प्लान करना पड़ता है, उस तरह की जो दाखिली इस्तेहकाम के जो इंडिकेटर्स हैं वो अपने मुल्क में शो करने पड़ते हैं। जाए ना आप कुआलालंपुर, वहाँ आप ईसाई, यहूदी, सिख, इंडियन, पाकिस्तानी, हर बैकग्राउंड के, हर तरह के लोग हैं। किसी को किसी ने कोई वो उनके गले पे अंगूठा नहीं रखा होता। उनके वहाँ मंदिर भी चल रहे हैं, उनके नमाज सेंटर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, सब कुछ वहाँ पे उसी तरह चल रहा होता है। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि वो लोगों को उसमें दखल देती फिरे। आपने तो जिस वक्त, हमारे एक दोस्त से मैं कह रहा था, मैंने कहा जिस दिन एक टीवी इंटरव्यू देते हुए हामिद मीर को, ये पता नहीं किसी भी मीडिया पे, तो ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा देखो हामिद, पिछली दफ़ा हमारे पास जब तक हम इलेक्टेबल्स नहीं लेंगे, मैंने उसी दिन कह दिया था यू आर फेल्ड, आपने कैरेक्टर के लिहाज से ज़ीरो पे चले गए। आप नाम रख लिया इलेक्टेबल्स और बंदे वही आपने उठाने हैं, तो उसके बाद आप ये चूसनियाँ किसी उन लोगों को दे दें जो आपके पीछे नारे मार रहे हैं, मुझे तो आपसे उसी वक्त से कोई तवक्को नहीं थी। और आपने दिन ब दिन साबित किया कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। करप्शन नहीं है जी, आपकी फाइनेंशियल करप्शन जो है वो ज़ाती तौर पर आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ना जा रहे हों तो ठीक है, लेकिन आपने जो पॉलिसी के लिहाज से मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर जो जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उनकी तफसील है पूरी। 1949 में आप लोगों ने सिर्फ एक खूबसूरत टाइटल के साथ पॉलिटिकल सिस्टम ने गिव इन किया था कि हम करारदाद मकासद, जिसमें इस्लामाइजेशन की बुनियाद रखी गई। और हुआ क्या कि उस वक्त एक वो मखसूस धड़ा, उस मीठे और जो गैर महसूस तौर पर जो एक अच्छा लगने वाला नाम था इस्लाम और इस्लामाइजेशन, उसके हवाले से वो क्रीप इन कर गया, अंदर वो घुस आया आपके पॉलिटिकल सिस्टम के। 53 को उसको बाहर से हवा दी गई, दौलताना उस वक्त का चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात बन गया। और उस वक्त वो तमाशा लगा कि आपको बस ही नहीं चल रहा था, 4 साल पुरानी जिस मुल्क की पैदाइश हुई हो अभी, वो 5 साल अभी बनते थे। उस वक्त अगर उस तरह के फसादात जो है वो काबू ना आते तो नतीजतन जनरल आज़म को उन्होंने कहा, जनरल आज़म ने कहा मुझे फुल अथॉरिटी दें, मैं आपको अभी कंट्रोल कर देता हूँ। वो फिर जिस तरह कंट्रोल हुए वो आपके सामने है, जिसको आप मिनी मार्शल लॉ कहते हैं, पहला मार्शल लॉ कहते हैं। देखने वालों के सामने उस वक्त भी उन्होंने पत्ता वही खेला था कि ज़फ़रुल्लाह खान को वो उससे वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से हटाओ और अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दो। लेकिन सामने जो जिनके सामने बात हो रही थी, जो उस वक्त अभी वो ब्यूरोक्रेसी थी, वो फैसला साज थे, जिनको ये पता था कि अगर आज ये बातें मानी गई तो उनका नतीजा क्या निकलेगा।
और नतीजा फिर आप लोगों ने देख लिया। फिर 56 के आइन में सिर्फ एक फिक्रा ऐड किया, आइंदा इस आइन इस्लामी तर्ज का होगा, जिसमें कुरान और सुन्नत के असूलों को पर अमल दरामद की ज़मानत दी जाएगी। वहाँ पे इस एक जुमले से आइन में एंट्री शुरू हुई। 73 के आइन में फिर वो 74 वाली जो ओपन अमेंडमेंट्स हुई एंटी अहमदिया, कि फ़लाँ सदर नहीं बन सकता, फ़लाँ ये नहीं हो सकता, तो उस वक्त भी जो मिर्ज़ा ताहिर अहमद उस वक्त इमाम जमात अहमदिया नहीं थे, जो बाद में खलीफा हुए जमात अहमदिया के, उन्होंने भुट्टो से ये कहा कि ये जो तुमने एक शिक रखी है, इसमें क्या मकसद है तुम्हारा कि कोई पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम, और वो तो कहते हैं क्यों आपने बनना है? कहते नहीं हमने नहीं बनना, लेकिन ये मेरी बात याद रखना, 73 के आइन में आप लोगों ने ये वो सुराख किया है जिस सुराख में से मौलवी आपके आइन और आपके स्टेट और रियासत के इंतज़ाम और इंतज़ाम के अंदर घुसेगा और कभी अपनी जगह पे नहीं रुकेगा। फिर वो घुसे मौलवी, क्योंकि रास्ते चाहिए थे उस जमात इस्लामी को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जमात, क्या मेन स्ट्रीम धड़ा बनने में और करता धरता बनने के लिए रास्ता चाहिए थे मजलिस एहरार वालों को, रास्ते चाहिए थे जमीयतुल उलमाए हिंद को, जिन्होंने ये कहा था हम पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देंगे, और कायदे आज़म को काफ़िर आज़म कहने वाले जो उस वक्त धड़े थे, और पाकिस्तान को पलीदस्तान कहने वाले, उनको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रास्ते दिए। हमारे एक दोस्त ने हरिपुर से, उनका अक्सर इन मौज़ूआत पे जिक्र होता रहता है, वो कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि वो लोग अब कहीं चले जाएं, वो यहाँ रहें, वो इसी मुल्क में हैं, वो आगे हैं, वो इधर ही रहेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान बनाने की इतनी शद्दोमद से मुखालफत की थी उन्होंने, वो अब हमारे ऊपर रूल तो ना करें, क्योंकि तारीख़ी तौर पर तो जो दो ऐसी जमातें या दो जो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने कायदे आज़म बानी पाकिस्तान की ऑन द रिकॉर्ड मदद की थी हर लिहाज से, दामे दरमे सुखने कदमे, और इमाम जमात अहमदिया ने तो दुआ के ज़रिए भी, ये भी ऑन द रिकॉर्ड है उनकी शौकत हयात की उसमें सवाने उमरी में, कि मुझे कायदे आज़म ने, जब मैं बटाला तक आया तो उन्होंने कहा तुम जाओ कादियान, वहाँ से 5-6 मील पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और उनको जाके मेरे तरफ से पैगाम भी दो, दुआ के लिए भी कहो, उनको मदद के लिए भी दरख्वास्त करो, और उनसे कहो कि हमारे लिए दुआ भी करें, और हर लिहाज से मदद ऑन द रिकॉर्ड है। तो वो दो कम्युनिटीज़, एक आगा खानी कम्युनिटी इस्माइली थे या अहले तशरीह थे, खुद कायदे आज़म, और दूसरे जमात अहमदिया थी। अब उनके ऊपर आप उनके साथ रहें, उनके होते हुए रहें, लेकिन आप उनके बाप बन के तो ना रहें। मतलब अगर आप में खुद थोड़ी सी सेंसिबिलिटी और कुछ शर्म होती, वो बकौल ख्वाजा आसिफ के वो मशहूर फ़िक्रे के कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो अगर आप में होती तो खैर, लेकिन वो होती तो आप उस मुल्क में जिसकी आपने इस तरह दांत कचकचा के मुखालफत की थी, उसके आप इस तरह करता धरता बनना क्यों पसंद करते? वो एफएल टावर के बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त वो बन रहा था तो एक सियासतदान था फ्रेंच जो बड़ी शदीद मुखालफत करता था उसकी, और रोज़ उसका एक बयान आया हुआ होना कि नहीं बनने देना, और ये नहीं है, ये कौमी वसाइल के साथ ये है, और फलां है और फलां है। ज़ाहिर है वो नेशनल लेवल का पॉलिटिशियन था, उसकी जो बातें वो करता था वो छपती थी रोज़ की बुनियाद पर। बिल आखिर वो बन गया। जब वो टावर बन गया तो उसके ऊपर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी बना हुआ था। तो एक जर्नलिस्ट ने नोट किया कि वही मौसूफ जो उसकी इतनी शदीद मुखालफत करते थे, वो रोज़ाना बिला नागा शाम की चाय जो है वो उसी अपना रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में जाके बैठ के पीते थे। तो वो वही सियासतदान ढूंढते ढूंढते एक दिन जहाँ पहुँच गया उसके पास, तो कहते हैं सर मैंने एक जर्नलिस्ट सा सवाल करना है, सहाफ़ियाना साहब। कहते बताओ। कहते जी ये आपका रिकॉर्ड है, आपने इतने साल इतनी जम के मुखालफत की है इस टावर के बनने की, अब मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ आप मुसलसल इसी में बैठ के रोज़ाना शाम की चाय पीते हैं।
तो वो सियासतदान तो फिर सियासतदान होता है, कहता है बात तुम ठीक कह रहे हो, मैं आज भी उस मुखालफत पे कायम हूँ, लेकिन पूरे फ्रांस में यही वो जगह है, ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जहाँ से बैठ के मुझे वो फजूल और घटिया बिल्डिंग जो है वो नज़र नहीं आती, वरना मैं जहाँ बैठा होता हूँ मुझे वो दिखाई दे रहा होता है। तो मैं शाम को थोड़ी देर के लिए ज़हनी तस्कीन के लिए यहाँ आके चाय कॉफ़ी पीने के लिए कुछ वक्त गुजारता हूँ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, कि मुझे कोई ऐसा गोशा मिले जहाँ से मुझे वो बिल्डिंग नज़र ना आए जिसकी मैंने मुखालफत की थी। तो या तो आपकी ये सोच हो कि आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के और रियासत पाकिस्तान के एफएल टावर के ऊपर जो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है वहीं आप बैठें, ताकि आपको पाकिस्तान नज़र ही ना आए वहाँ से, क्योंकि आप तो फिर उसकी रूलिंग क्लास में आ गए ना। इसलिए लोगों के साथ जो है इतना ज़ालिमाना जो बेवकूफ़ समझने का सिलसिला है, इसको अब बंद होना चाहिए, क्योंकि इसको अब इसके बर्दाश्त हो सकने के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, जिसको जो यानी जो दो इस वक्त मेन बातें की जा रही हैं ना अलायंस की, दो ही इस वक्त तबके हैं जिनकी वहाँ पाकिस्तान में सुनी जा रही है, या जिनको कोई कुछ नहीं कह रहा। वही मुल्ला मिलिट्री अलायंस की लोग बात करते हैं, वाकई मिलिट्री को भी कोई कुछ नहीं कह सकता, जिसने ज़रा सा मिलिट्री के ऊपर मुँह खोला वो अगली रात ही उठा लिया गया। और दूसरा है मुल्ला, जिसको कोई अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कि जहाँ मर्जी उसने जुलूस निकाला, जहाँ मर्जी उसने बंदा पकड़ के मारना शुरू कर दिया, जहाँ मर्जी जज के सामने बैठ के बंदा मार दे, असेंबली में उसकी हो रही होंगी बातें। अभी तक नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इतना बुरा वक्त नहीं आया था कि पार्लियामेंटेरियन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए बिल पास करने की बात करें। अब हुआ, लोग अब बिल बुला रहे हैं इसके ऊपर। अब क्या होगा किसी, तो ये जो दो एक धड़े छोड़ दिए जाएं अगर पाकिस्तान से, बाकी किसकी जान माल और इज्जत इस वक्त वहां महफूज है? किसको उसकी आइन के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ दिए गए, अगर दिए गए हैं तो अब तो वो दिए हुए तहफ़्फ़ुज़ भी मिलिया मेट हो रहे हैं। इन सारे दौरानियों में आप पकड़ के कह देते हैं जी चाइना ये कर देगा, चाइना से पैसे लेके उधर दे दिए, सऊदीया, जिन जिन से आप बातें करने जाते हैं क्या साबित क्या करना चाहते हैं? वो बैठे होते हैं टेक लगा के, आप बैठे होते हैं टेक छोड़ के। तो पहली बात तो यह है कि जिन मुज़ाकरात में एक पार्टी टेक लगा के बैठी है, दूसरी टेक छोड़ के बैठी है, पहले उसी से पता चल रहा है कि लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है। और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जो लेने वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ, वो है ही नीचे वाले से बेहतर। तो आप जिस वक्त आप नीचे वाले हाथ के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं, तो उसके बाद आप खारजा पॉलिसी और अपनी जो इंटेग्रिटी है उसका नाम किस मुंह से लेंगे? हुकूमतें इतनी बेवकूफ़ कब हैं? चाइना ना तो इतना सादा है, ना ही प्रोफेशनली इतना कमज़ोर है कि वो 30 साल तक जो उसने प्लान करके जो इक्तसादी पाइल्स इकट्ठी की हैं अपने वसाइल और रिसोर्सेज की दुनिया के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए, वो उनमें से बड़े बड़े ऐसे गठलियाँ उठा के आपको दे दिया करे, ए लो तुसी लै जाओ, तुसी साडे दोस्त हो, हिमालय से ऊंची दोस्ती। इस ज़माने में कोई किसी को ज़ाती हैसियत में भी बहुत कम इस तरह के लोग मिलते हैं आपको कि जो दरवेशी के साथ इस तरह हेल्प करने वाले हों। मुल्क कहाँ इस तरह के दरवेश सिफ्त होते हैं? हुकूमतें कहाँ से इस तरह की दरवेश सिफ्त हो गई? हाँ, वो दरवेश सिफ्त नहीं है, आप बेवकूफ़ हो सकते हैं और ज़ाती तौर पर आप भी बेवकूफ़ नहीं हैं। आप अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बना भी रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ समझ भी रहे हैं, और सरेदस्त आपकी पब्लिक आपके पीछे बेवकूफ़ बन भी रही है। बाकी तो जब वो मैक्रोस्कोपिक मैक्रो लेवल पे जब चीज़ें आती हैं तो उनमें से तो आपका जो इंडिविजुअल, बाज़ सूरतों में किकबैक्स, बाज़ सूरतों में हिडन मनी, वो कई रंग होते हैं उसके। वो ही इतना होता है कि आपको तो ज़ाती तौर पर और आपकी नस्लों को और आपकी औलादों को तो कहीं जाके सेटल होने में फिर बाद में मसले नहीं होते, बल्कि आप फिर आइंदा किसी और जो एजेंडा आता है फिर उनके लिए आप निगोशिएटिव फुटिंग आपके पास होती हैं। वो जो है ना, जो
मुन्नू भाई ने जो कहा था कि वो असी बेचारे बोड़ा थले उगण वाली घा दे तीले तोपते मींह नूं तरस गए हैं। आप ना धूप पहुंचने दे रहे हैं, जो आपने मजहबी अदम बर्दाश्त इस वक्त आम कर दी है। जिस तरह आपके वो जो कवानीन 73 तक आते और फिर 84 की एंटी अहमदिया कवानीन और उसके साथ फिर ब्लास्फेमी कवानीन, जो अब बढ़ते बढ़ते दाढ़ी के डिज़ाइनों तक आ गए। बुनियाद इस्लाम मजबूत करने के फ़ौरन बाद जो बिल आ रहा है वो आ रहा है कि जी दाढ़ी के डिज़ाइन पर भी पाबंदी होनी चाहिए। इंतज़ार करें, अगर यही हालात रहे तो अब इंतज़ार करें आप पाकिस्तान में कि आपको उस किसान पे पर्चा होगा जिसके पाँव से कद्दू को ठुडा लग जाएगा, क्योंकि कद्दू की भी तो हीन हो गई है। आप बहुत पुट्ठे पासे जा रहे हैं और आप इंतहाई बेहिसी और बेदर्दी के साथ खुदकुशी के रास्ता अपना रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपने नोट किया होगा कि आज की सारी गुफ्तगू में मैंने आपको आप ही के हवाले से बात की है। वजह यह है कि अपने हवाले से और अहमदिया जमात के हवाले से बात करने की या उनके तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर गुफ्तगू करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जमात अहमदिया तो पिछले 125 साल से इस अल्लाह ताला की विलायत और अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर यहाँ तक नहीं आ सकती थी। तो जब पिछला सारा दौरानिया खुदा ताला की ख़ास मदद और ख़ास हिफाजत ने गुजरवाया है, तो अब आपका मुंह देखने वाला अहमदी तो बहुत बेवकूफ़ होगा। इसलिए आपके साथ बात हो रही है आप ही के हवाले से, आपके साथ बात हो रही है कि ये वर्केबल नहीं है, कौमों और मुल्कों के लिए ये चीज़ वर्केबल नहीं होती। और जब धड़ों के अंदर इस तरह का इफ्तराक और इस तरह की उठापटक होती है, शायद अब भी वक्त है इंतज़ामिया, हुकूमत और रियासत के इदारों के लिए कि वो अभी खारजा पॉलिसियाँ छोड़कर दाखिली इस्तेहकाम, दाखिली अमन, दाखिली बर्दाश्त और इस माहौल को आम करें कि पाकिस्तान सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिस दिन ये हो गया, फिर ये सारे के सारे मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे, फिर ये सारे के सारे मिलकर कुर्बानी देने की रूह के साथ, थोड़े वसाइल के साथ अगले टारगेट बनाएंगे और उस वक्त अपने में से अपनी लीडरशिप ऊपर लाएंगे। ये जो इम्पोज्ड और सिलेक्टेड जस्टिस की तरह ये जो सिलेक्टेड हुकूमतें हैं, वो नीचे वो इंसानी स्टफ़ नहीं पैदा कर सकती जो मुल्कों को तरक्की दिलवाता है और जिनके अंदर वो पैट्रियटिज़म होता है कि जो हॉलैंड के उस बच्चे के अंदर था, जिसकी कहानी सारे हॉलैंड वालों को सिखाई जाती है कि वो सर्दी की उस रात जहाँ से पानी रिस रहा था उस शहर के पुश्ते का, वहाँ वो अपना हाथ रख के वहाँ उसी सर्दी में जम के मर गया और उसकी कहानी आज उनको स्कूलों में पढ़ाई जाती है। लेकिन आपके यहाँ अगर स्कूलों में पढ़ा भी दी जाए तो आप यही समझेंगे ना कि ऐसे बच्चे शायद सिर्फ हॉलैंड में होते हैं। हर मुल्क में होते हैं, लेकिन उनको पहले ये बताना पड़ता है कि ये मुल्क उनका है और ये उन सब का है, उनमें से किसी एक का नहीं है, सारों का है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे। क्या कहें, अल्लाह ताला ही है जो आप में ये सोच डाल सकता है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे हिस्से का काम ये था कि जहाँ कहानी में कातिल बरी हुआ है वहाँ हम एक गवाह का किरदार करना चाहते हैं और इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह पाकिस्तान।